वीकली कॉन्वर्सेशन शनिवार की शाम लेखक के नाम। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज राम गांव में जश्न का माहौल था। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा था। जगह जगह बंदरवार लगे थे, मिठाइयां बट रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। ऐसा स्वागत तो शायद किसी महात्मा या मंत्री का भी नहीं होता, जो महारानी माँ रेवा देवी का जेल से लौटने पर हो रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी ने गांव के भीतर प्रवेश किया, भीड़ ने उन्हें रोक लिया। कुछ लोग उनकी आरती उतार रहे थे, तो कुछ लोग अपनी नन्ही बच्चियों को उनके चरणों में आशीर्वाद के लिए रख रहे थे। ऐसी सौम्य एवं मातृत्व भाव से ओतप्रोत महिला भी कोई अपराध कर सकती है? आश्चर्य की बात है। फिर जेल से छूटने पर ऐसा स्वागत भी अविश्वसनीय था। महारानी रेवा देवी की गाड़ी किले की तरफ बढ़ने लगी। साथ ही महारानी रेवा देवी अमर रहे, जिंदाबाद रहे के नारे के स्वर और ऊंचे उठते गए। जैसे ही महारानी रेवा देवी ने किले के अंदर प्रवेश किया, आखिर क्या था किले के अंदर, और ऐसा क्या था महारानी देवी में कि जेल से छूटने पर ऐसा स्वागत किया जा रहा था? तो जानिए इसकी आगे की कहानी और इस तरह की और भी कहानियां हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं लेखिका व शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भेल से सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर शोभना बाजपेयी मारू जी, जो सामाजिक सरोकारों को रेखांकित करती हैं, जो महलों से लेकर झोपड़पट्टी तक अपनी अंतर्दृष्टि रखती हैं, और इन्होंने अपने कथा बीज समाज के हर तबके से बिने हैं। यही नहीं, पर्यावरण के प्रति भी उतनी ही जागरूक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इस कार्यक्रम में। नमस्कार आप सभी दर्शकों को और आपको भी। तो दर्शकों, आज हम डॉक्टर शोभना बाजपेयी मारू जी की पुस्तक कतरा कतरा जिंदगी के बारे में चर्चा करेंगे। ये पुस्तक लिखी है मैंने। इस संकलन में 14 कहानियां हैं और सभी कहानियां मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है। तो चलिए अब हम आपको ऑथर के बारे में बताना चाहेंगे। डॉक्टर शोभना बाजपेयी मारू जी को बचपन से ही अपनी माँ से कहानियां सुनने का शौक था। साथ ही साथ कहानियों की पुस्तक पढ़ने का भी चाव था। महिला लेखकों, खासकर शिवानी, अमृता प्रीतम, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे आदि हिंदी लेखिकाओं से ये प्रभावित हुई हैं। डॉक्टर शोभना जी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भेल भोपाल से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। इससे पहले डॉक्टर शोभना जी लोक सेवा आयोग से व्याख्याता पद एवं प्राध्यापक पद पर चयनित हुई। इन्होंने धीरे धीरे जीवन के आसपास की घटनाओं, पात्रों, कल्पनाओं को शब्दों में पिरोने की कोशिश की। कभी कथानक, कभी शैली, कभी भाषा को लेकर ऊहापोह स्थिति बनी, फिर भी ये लिखती रही। और आज हमारे सामने कतरा कतरा जिंदगी नामक एक बेहतरीन कहानी संकलन प्रस्तुत किया है। तो दर्शकों, जैसा कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू हो या टेक्निकल प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो आइए अब डॉक्टर शोभना जी से इस कहानी के संकलन के बारे में जाने। तो मैम, सबसे पहले मैं जिससे कहानी का शीर्षक है ये कतरा कतरा जिंदगी, इस शीर्षक के बारे में जानना चाहेंगे कि यह शीर्षक आपने कैसे सुना? देखिए, जब कहानियां लिखी जाती है तब कहानी के शीर्षक के बारे में उस समय सोचा नहीं जाता। मैं इसके पहले भी लिख चुकी हूँ कई किताबें। इसके पहले मैंने कहानियों के संग्रह की 11 कहानियों की एक किताब लिखी थी, जिसका शीर्षक मैंने एकादशी दिया था। मैंने सोचा था इस बार मैं 14 कहानियां लिखूंगी और उन 14 कहानियों का शीर्षक मैं कुछ और दूंगी या चतुर्दशी दूंगी, ऐसा कुछ करूंगी। किंतु परिस्थितियां बदलती गई, समय बदलता गया और कोविड ने हम सबको घेर लिया। उसी समय मैंने अपनी कहानियों का के संग्रह को खत्म किया और लगा कि इसका कुछ, हमारी जिंदगी तो बिल्कुल बिखर चुकी है। और तब मुझे लगा कि कभी खुशी आ जाती है, कभी एकदम से दुख आ जाता है, कभी इतने कष्ट आ जाते हैं और कभी हम इतने खुशी के माहौल में होते हैं और अचानक
कोई सैड न्यूज मिल जाती है। तो हमारी जिंदगी तो टुकड़ों में बट चुकी है, और टुकड़े क्या, टुकड़े से भी छोटा कतरा जिसको कहा जाता है, उस तरीके से हमारी जिंदगी बट चुकी है। इसलिए मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं अपनी कहानी संग्रह का नाम कतरा कतरा जिंदगी दूं। और जब मैंने लिखा, पब्लिश हुई, लोगों ने उसके शीर्षक को बहुत ज्यादा सराहा, प्रशंसा की, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आपकी लिखी गई सभी कहानियां बहुत ही भावपूर्ण व रोचक हैं तथा पाठक को हर समय बांधे रखती हैं। तो अब जी मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आप शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य रही हैं, तो आपको लेखन जी कार्य में कैसे इंटरेस्ट आया और इस पुस्तक को लिखने के लिए आप किस तरह प्रेरित हुए? देखिए, लिखने, मुझे बोलने का तो बहुत शौक था, और मैं शायद बहुत अच्छा किसी भी विषय पे बोल सकती थी। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर पुखराज मारू ने, मुझे बोलते हुए सुना, और तत्काल कोई एकदम से मैटर दिया जाता था, और उस पर मैं बहुत अच्छा बोलने लगी। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, क्यों ना आप लिखना शुरू करें, क्यों ना तुम लिखती हो, तुम लिखोगी तो बहुत अच्छा लिखोगी। तो चूंकि मेरे हस्बैंड बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने 16 पुस्तकें लिखी है, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। और साथ साथ में मेरी बिटिया मिशेल ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया कि मम्मा आप लिखना शुरू करो। और मैंने एक आध कहानी जब लिखी तो दे वर वेरी मच इम्प्रेस। उन्होंने कहा, नहीं, अब आप लिखती जाइए, अब आप मत रुकिए। और बस ऐसे ही मेरी कहानियां शुरू हो गई। अच्छा, तो मैम इस पुस्तक की कहानियां काल्पनिक है या आपने अपने अनुभवों को इसमें लिखा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इसमें एक भी कहानी काल्पनिक नहीं है, एक भी कहानी, इसमें सब यथार्थ है। लेकिन जब कोई लेखक लिखता है तो उसमें वो आ, वास्तविकता के साथ साथ में कुछ अपनी कल्पनाशील को भी जोड़ता है, अपनी कल्पनाओं का भी समावेश करता है। तो मेरी इन कहानियों में पात्र बदल गए, पात्र भी बदलते हैं, कभी कभी हम पात्रों को भी हमको बदलना पड़ता है, लेकिन हर कहानी जिसको मैंने महसूस किया है, मैंने खुद उन कहानियों में जो भाव है या उसकी वास्तविकता है, उसको अपनी नजरों से देखा है। इसलिए कहानियां इतनी ज्यादा भावुक हो गई। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम जैसे कि अभी मैंने दर्शकों को महारानी रेवा देवी की कहानी बताई कि वो जी जेल से छूटकर आती है, लोग उनका भव्य तरीके से स्वागत करते हैं, जी। तो हम आपसे इसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे। देखिए, एक समय, अंग्रेजों के समय, राजस्थान में ऐसा हुआ करता था, जो हमने बहुत कुछ पढ़ा है। ये तो हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन ये हमने पढ़ा है कहानियों में। और जैसा कि मेरे हस्बैंड राजस्थान से हैं, बताया करते हैं, उनकी मदर फादर जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसा होता था कि जब गांव में अंग्रेजों के शासन में, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, नवाब और राजा हुआ करते थे, उस जमाने में अगर उस गांव में कोई भी लड़की बहू जब आती थी तो सबसे पहले राजा महाराजा और अंग्रेजों के सामने उसको परोसा जाता, और उसके बाद उसको ससुराल भेजा जाता था। ये एक प्रथा सी बन गई थी। उसी प्रथा को मैंने लिखा है कि रेवा देवी जो थी, उनके पति भी यही काम करते थे, बहुत बड़े ठाकुर थे, राजा थे, अंग्रेजों के साथ मिलके ठाट बाट, उनकी अय्याशी और शराब और शबाब का नशा था उनको। और ये सारी चीजें उस महलों में रेवा देवी ने खुद अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन जब एक मासूम
बच्ची के साथ जब अंग्रेजों के साथ मिलके इनके पति ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, तब उनकी आत्मा जागृत हो गई। जो एक एक महिला की दबी हुई एक शक्ति होती है, वो दुर्गा के रूप में निकल आई। उन्होंने तलवार खींची और अपने उस बच्ची को बचाने के लिए, क्योंकि उसने उनके कोई औलाद नहीं थी, उसने उनको माँ साहब कहा और ये कहा कि माँ साहब मुझे बचा लीजिए। तो उन्होंने तलवार खींच के अपने पति का गला काट दिया और उनको जेल हुई और वो खुशी खुशी जेल गई। इसमें महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एक रोल है कि किस तरीके से महिला को अशक्त ना समझा जाए, उसमें बहुत शक्ति, ये मैंने दर्शाने की कोशिश की है। मातृत्व भी है और हाँ शक्ति भी, हाँ सभी कुछ उसके अंदर है। वाकई नहीं, वाकई बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया स्टोरी, और अच्छा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, बहुत जी इजी वर्ड्स में लिखा है क्योंकि आपने। जी हाँ, देखिए मैं इंग्लिश लिटरेचर की हूँ, हिंदी की हाँ तो हूँ नहीं, हाँ हाँ इकोनॉमिक्स की हूँ। तो हाँ मेरा हिंदी के बहुत क्लिष्ट शब्दों से कोई वास्ता नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। जैसा मैं फील करती हूँ, जैसा हाँ मैं महसूस करती हूँ, और हाँ उसी भाषा में मैं सादी भाषा में लिखती हाँ मैम, इजी लैंग्वेज हो तो फिर हर किसी को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, मतलब अपन जो हूँ। जी हाँ, लाइन पढ़ते हैं जहां से पढ़ना शुरू करते हैं वहीं से मतलब पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि समझ में आती है अपने को स्टोरी है क्या है। जी हाँ, जी। इसलिए मैम, इसमें एक स्टोरी है बुक में, खलबट्टा, तो उस जी कहानी हाँ, के बारे में हम सुनना चाहेंगे, काफी दिलचस्प होगी, जैसे कि टॉपिक लग रहा है हेडिंग इसका। देखिए, खलबट्टा कहानी बड़ी एक इमोशनल कहानी है, और मुझे अच्छा। लगता है अगर कोई व्यक्ति भावुक ना, हाँ। इमोशन से जुड़ा हुआ ना, तो उसको कहानियां लिखने में बहुत मुश्किल होगी, वो लिख नहीं पाएगा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही भावुक हूँ, और बहुत भावुक हूँ। तो इस कहानी में एक सच्चाई है। जब मैं बता रही हूँ ये कहानी कैसे आ गई, जब मेरी मदर 80 से ज्यादा साल की हुई, तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि बेटा, हमको पता है तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारी यादगार में अगर इस घर से तुम कुछ ले जाओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे हंसी भी आई कि उनका पुराना फर्नीचर या पुरानी चीजें ले जाके मैं क्या करूंगी। लेकिन मेरी माँ ने बड़े उससे कहा कि नहीं बेटा, कुछ ऐसी चीज ले जाओ, एक चीज तो ले जाओ अच्छा। जो तुम्हें हमारी निशानी है। अचानक मुझे कोने में पड़ा हुआ खलबत्ता दिखा, हाँ और मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं तो यही ले जाऊं। हाँ। और मेरी मदर हंसी भी हम्म और कहने लगी इस खलबत्ते का तुम क्या करोगी, आजकल तो मिक्सी का बेटा जमाना है। मैंने कहा हम्म नहीं माँ, मैं तो यही ले जाऊंगी। उन्होंने उसको साफ करके गाड़ी में रखवा दिया, और पूरे टाइम वो यही कहती थी ये पागल लड़की इसका क्या करेगी, ये क्यों ले जा रही है। हाँ लेकिन वो हाँ सोच भी नहीं सकती कि उससे मेरी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई थी। सही बात है। माँ तो चली गई, माँ तो चली गई, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ ऐसी हैं जो कभी अमिट यादें हैं, जो नहीं मिटने वाली यादें हैं। सही सही। क्योंकि उस खलबत्ते में से ही, वो तो उनका अस्त्र था, उनका शस्त्र था किचन का। क्योंकि जब भी सही। कोई मौका आता था, उसी में वो कूट पीस कर हम लोगों को बना बना के खिलाया करती थी। सर्दी आती हम्म थी, गोंद के लड्डू बनते थे। कभी संक्रांत आती थी तो तिल्ली के लड्डू हम्म, बनते थे कूट कूट के। तो उस कहानी से मैं उस चीज को मैंने महसूस किया है, और मैं जानती हूँ हर कोई सोच भी नहीं सकता कि आप अपने पेरेंट्स की कुछ छोटी छोटी चीजों से कितने ज्यादा टची होते हैं। आज भी वो बिल्कुल सही। खलबत्ता मेरे पास है, और मैं उसको हाँ किसी को हाथ नहीं लगाने देती। तो उस सही कहानी है। को मैंने लिखा। ये हाँ देखिए हाँ फ्रिक्शंस होता है,
एक कल्पनाशील एक कल्पना होती है। मैंने उस कहानी में लिखा कि एक विदेश से महिला आती है और वो जब जाने लगती है तो वो बड़ी पॉजिटिव होती है, अपने कपड़ों के लिए, अपने परफ्यूम के लिए, अपने कॉस्मेटिक्स के लिए किसी को हाथ नहीं लगाने देती। लेकिन जब वो जाने लगती है और उससे पूछा जाता है कि उसकी माँ कहती है कि बिटिया कुछ ले लो, तो कहती है मैं ये खलबत्ता ले जाऊं। और उसकी भाभियां हंसने लगती है और भाई भाभी ये कहते हैं कि विदेश में जरूर इसकी कोई एंटीक वैल्यू होगी, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि वो क्यों ले जा रही है, अपना सारा सामान छोड़ के खलबत्ता क्यों ले जा रही है, क्योंकि उसकी माँ की भावनाएं उस खलबत्ते से, उसकी यादें जुड़ी हुई उस खलबत्ते से, और वो यादें अमिट थी। ये कहानी ने मुझे बहुत भावुक किया। आज भी जब खलबत्ता देखती हूँ मैं बहुत भावुक हो हाँ, जाती हमेशा आपको याद आ क्योंकि जाती होगी क्योंकि पुराने मेरी टाइम में माँ आपने देखा वो कैसे नहीं यूज थी। करते थे उसे। क्या क्या- वाकई में वेरी मच। तो बड़ी तो मैं मार्मिक कहानी है। हाँ अच्छी है। तो इन कहानियों को लिखते वक्त आपने क्या महसूस किया? कभी हंसी तो कभी आंखें भी नम हुई होंगी आपकी। तो इस बारे में बताएं कुछ। बहुत ज्यादा। देखिए, जब ये खलबत्ता मैंने लिखी या एक कहानी, आपको मालूम होगा 22 साल लिखी, या और भी 2-4 कहानियां लिखी, या सभी कहानियां, कुछ में तो मैं बहुत रो, और उन कहानियों को रोते रोते मैंने पूरा। हाँ, अच्छा। एक आध कहानी ऐसी है जिसमें मुझे हंसी भी बहुत आई। एक कहानी है जो मैंने लिखी है, सलोनी, एक अच्छा। पपी के बारे में लिखी है। उस पे तो मुझे बहुत हंसी आई, और मैंने पूरी हंसते हंसते लिखी, क्योंकि वो रियलिटी है। और वो पपी आज भी मेरी बहन के पास है। वो मैंने अच्छा। लिखा हुआ है, मौसी के बारे में लिखा है, लेकिन वो मेरी बहन की कहानी थी, मेरी बड़ी बहन की कहानी थी। और आज भी वो पपी जो दूसरा वाला है उनके हाँ। पास आज भी है। अच्छा। ओके ओके। तो ये तो एक भावनाएं हैं जो कभी कभी आंसू के रूप में, अश्रु के रूप में सही आपकी है। आंखों से टपक जाती। हम्म। सही है। जी। जी, तो मैम जैसे कि आप प्रिंसिपल रही तो फिर आपने और लिखने का भी शौक रहा आपको, तो आप टाइम कैसे निकालती थी मतलब लिखने के लिए, या देखिए कैसे क्या मैनेज होता है, करते हैं? जब आपको कोई शौक होता है तो वो शौक न रात देखता है, न दिन देखता है, हम्म। न मसरूफियत देखता है, हम्म। कुछ नहीं देखता। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो पूरे टाइम मैं अपना काम करती थी, उसके बाद उन कहानियों के बारे में सोचती थी, क्योंकि अच्छा। पात्र तो हमारे आसपास ही रहते हैं, हाँ उन्हीं में हाँ। से हम ढूंढ के कहानियां लिखते हैं। हम्म। तो उसके लिए मुझे जो टाइम मिलता था, अक्सर मैं अपने पलंग के पास कॉपी और पेन रखती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं 2 बजे उठ के लिखने लगी, क्योंकि मेरे को अच्छा। थॉट आए। आपको विचार किसी भी समय आ सकते हैं, सही है, तो वो किसी चीज को विचार देख मैं के एक कॉपी पेन अपने पास हमेशा रखती थी, हमेशा रखती हूँ, कि कब कौन सा विचार आपको आ जाए तो आप हम्म। उसको शब्दों में उकेर दें। सही है, बहुत बढ़िया। तो मैम बुक में से कोई और कहानी है या कुछ आप दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे तो आप बता हाँ, सकते हैं। मैं दर्शकों को एक कहानी, और बहुत बहुत जो टचिंग कहानी थी, और उस पे हाँ मुझे हंसी भी बहुत आई, हाँ। कि वो कहानी ये थी कि ये फैक्ट है, वो मैंने एक उसमें जो कैरेक्टर है उसको बदल दिया है। एक मैंने एक बूढ़ी अम्मा के बारे में लिखा है, कि कैसे वो जाती है और किस तरीके से उसके कागजों को दबा दिया जाता है। वो शायद आपने देखी होगी उस कहानी को। तो वो कहानी भी फैक्ट है। मैं जब नूतन कॉलेज में थी, एक पियून था जो पढ़ा लिखा नहीं था,
वो रोज आके मुझसे कहता था कि मैडम जी, मेरी कुछ जमीन डूब में आ गई है, आप अगर तहसीलदार को फोन करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। वो रोज मुझसे आके कहता था, और मैं इतनी बिजी वहां रहती थी कि मैं भूल जाती उसकी बात। तो एक दिन बड़ी नाराजगी के साथ उसने कहा कि सबका काम में हो गया है, सबको मुआवजा मिल गया, बस मैं ही बदकिस्मत हूँ कि मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा, अरे दादा, मैं भूल गई, लाओ वो कागज लाओ, कहाँ है। उसने मुझे नंबर दिया और खड़ा हो गया कि मैडम अभी फोन कर दीजिए तहसीलदार को। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं करूंगी, मैं कलेक्टर साहब से बात करूँ। बोले तब तो काम बिल्कुल नहीं होगा मेरा। नाराज हो गया। मैंने कहा दादा, आपका काम होगा, जरूर होगा। और उसके बाद मैंने दूसरे दिन कलेक्टर साहब, मेरे हस्बैंड को बोला, उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की और मैंने इस व्यक्ति को वहां भेज दिया। मैंने कहा आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। वो बड़े बेमन से गया, क्योंकि मैंने तहसीलदार साहब से बात नहीं की थी। अब जब वो लौट के आया 3 दिन के बाद, मैंने कहा जाओ, तो मैं छुट्टी दे रही। जब वो गया 3 दिन के बाद आया, तो उसने वो ड्राफ्ट लेके आया 3,20,000 का और मेरे कदमों में रख दिया। तो मैंने हाँ पूछा, क्या है ये? बोले मैडम, आपकी वजह से देखिए मुझे ये मिल गया पैसा। तो मैंने उससे कहा कि देखो, मुझे धन्यवाद मत बोलो, ये तो साहब ने काम कराया है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने। मैंने कहा साहब ने काम कराया है। तो वो बोलने लगा, मैडम मैं केवल एक ही प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, एक ही आशीर्वाद दे सकता हूँ कि अपने साहब तहसीलदार बन जाए। और मेरे हस्बैंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। और वो हाथ जोड़ कर कह रहा था कि हमारे साहब तहसीलदार बन जाएं, क्योंकि तहसीलदार से ऊंचा वो सोच नहीं सकता था। श्रद्धा, उसका इसका पता काम नहीं। क्योंकि तहसीलदार ने किया था। हाँ। मैं अवाक होके देखती रही कि ये क्या कह रहा है। बोले पैर पड़ लिए उसने कि आशीर्वाद है मेरा कि हमारे साहब तहसीलदार हो जाए। तो वो कहानी मुझे बड़ी टचिंग लगती है, सही बात। बहुत, कि जिसके पास जो होता है वो उससे ज्यादा सही की सही सोच सही। नहीं सकता, हाँ वही वही तो। देता है। सही बात। सही तो बात। वो दैट इज अ वेरी टचिंग स्टोरी। रियली मैम, इट्स रियली वेरी टचिंग। हंसी भी आई लेकिन दुख भी हुआ, मतलब कैसे, मतलब उसको पता ही नहीं था और कैसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया। उसकी सोच, हाँ। आशीर्वाद तो आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो दिया, तो हाँ वही तो सच में। दिया। तो तो मैम ऐसी कहानी हमारे डे टू डे लाइफ में हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं उन सभी चीजों को जो हमारे आसपास रहती है। हाँ हाँ हाँ। मैंने उसी में से ढूंढ के शब्दों में लिखा है, वही भाव। हाँ मैम, बहुत अच्छे से आपने लिखा है। अच्छी स्टोरी। सिंपल शब्दों में लिखा है। जैसे हाँ मैंने वही तो। आपको बताया, क्लिष्ट हम्म। हिंदी मुझे नहीं आती है। हाँ मैं बहुत सिंपल भाषा में, क्योंकि पढ़ना भी सिंपल भाषा में पसंद करती right। हूँ, तो हाँ लिखती हाँ। भी उसी भाषा में हूँ। और बहुत मुझे बढ़िया एक मैम। कहानी और मेरी बहुत पसंद है, हाँ। पुनर्जीवन। अच्छा। हालांकि देखिए क्या होता है, मेरी 14 कहानियां हैं, मुझे हाँ। हर कहानी पसंद है। जैसे एक माँ को अगर 8 बच्चे होंगे तो उससे पूछा जाए कि तुमको कौन सा बच्चा पसंद है, तो कहेगी मैं तो माँ हूँ, मुझे तो हर बच्चा पसंद है। हम्म। इसी तरीके से उन कहानियों की तो मैं माँ हूँ, तो मुझे सही तो है। हर कहानी पसंद सही है सही मेरी। है। बुक तो लेकिन वाकई बेबी की तरह पुनर्जीवन, होती है। हाँ। जी हाँ, पुनर्जीवन जो है वो एक पेड़ की कहानी, एक जो आजकल पर्यावरण से जुड़ी हुई कहानी है। वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने जब लिखा तो मैं बहुत रोई। और उसमें कुछ शब्द जब मैंने लिखे कि जब उस दरख्त के टहनियों को काटा जा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं, वो पेड़ रो रहा है,
कि मुझे मत काटो, मुझे मेरे अंगों को मत काटो। और मुझे लगा कि मैं अपने आंचल से उसको पोंछ दूं, उसको मरहम लगा दूं, उससे उसका जो खून का रिसाव हो रहा है उस पे मैं मरहम लगा दूं। ये फीलिंग जब मुझे आए तो मैं बहुत रोई उस पेड़ के बारे में सोच के कि कैसे उस वृक्ष को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। लेकिन अंत उसका बहुत अच्छा था कि जिसका खात्मा करवाया उसी ने अपनी बिटिया से उसी जगह पे एक दूसरा दरख्त लगवाया। तो दैट वाज वेरी टचिंग, बहुत ही रियली है। तो मैम टचिंग अभी भी, मोमेंट। हाँ अभी भी आप कोई बुक्स लिख रही हैं क्या? मतलब भविष्य में कौन सी बुक पढ़ने को मिलेगी आप? आप लोगों की शुभकामनाएं रही तो मैं जरूर और लिखूंगी। देखिए, लिखने वाले के लिए तो कोई सोच होती नहीं है कि हम क्या लिखेंगे। जिस समय जो विचार आ जाए और जिस समय जो विचार आपके, देखिए क्या होता है, लिखने वाले का दिल बड़ा सेंसिटिव होता है। कौन सी चीज उसके दिल के एक कोने में टच हो जाए आप कह नहीं सकते, और उसी पे फिर कहानी बनती जाती। तो हमारे डे टू डे लाइफ में एक कहानी मैंने और लिखी है जो पेपर में भी आई थी, लोगों ने बहुत पसंद की थी। वो थी जो हमारे बाजार में नाड़ा बेचने वाले या नींबू बेचने वाले लोग बच्चे हैं, उनके बारे में मैंने लिखी थी कि उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हम उसमें, और एक और कहानी लिखी है भाई साहब जिसमें एक कलेक्टर जाता है। तो उसमें एक चीज दोनों में कॉमन है कि हम किसी भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण फेस वैल्यू से कर देते। अरे ये तो चोर होगा, ये तो बदमाश होगा, केवल देखकर। उसकी गहराई, उसकी क्या उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है, वो हम लोग देखने की कोशिश नहीं करते। और हम लोग किसी के भी कैरेक्टर का निर्माण बहुत जल्दी कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इन दोनों कहानियों में यही मैंने सीखा भी, और मैंने ये दर्शाने की भी कोशिश की कि किसी के भी चरित्र का निर्माण एकदम से ना करें, उसके पीछे क्या छुपा है उसको देखने की कोशिश करें। सही मैम। तो मैम आपकी लाइफ में सबसे बेहतरीन अनुभव क्या रहा? क्या कोई ऐसा है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे आप एज अ प्रिंसिपल बेहतरीन, रही या ऐसे आपकी लाइफ में कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, बहुत मेरे अच्छा। लिए तो हर अनुभव बेहतरीन रहा। हाँ। हर समय बड़ा अच्छा रहा। अपनी नौकरी के समय मैंने बहुत अच्छे दिन निकाले, और अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी का बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे मिला हर काम में, और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने की बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, सपोर्ट किया। मेरा यही सबसे ज्यादा सुखद अनुभव है। और सबसे सुखद अनुभव यही मुझे है हुआ, द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ is to become a mother. Yes, ma'am. That is the biggest honor on the earth which one can have. Yeah, I I think am a मैम फॉर proud, एवरी लेडी आई थिंक ये सबसे ज्यादा रहता होगा yes, महत्वपूर्ण। yes. हाँ। So I am a proud mother, या। and ओके। I am very happy to be called mother. या। तो मैम जैसे आप, मैं यही कहती थी जब नूतन में हाँ थी हाँ
कि मैं तो 5,000 लड़कियों की माँ हूँ। सही है मैम। लोग पूछते थे तो मैं कहती थी आई हाँ, एम ए मदर ऑफ 5,001 गर्ल, one is mine and 5,000 my daughters are there. सही सही सही। Good. तो मैम जैसे कि आपको लिखने का बहुत शौक है, तो क्या लिखने के अलावा और भी कोई आपके शौक है? मतलब अभी फ्री टाइम में आप क्या करते हैं लिखने के अलावा? देखिए, मेरे शौक कुछ कुछ बदलते रहे उम्र के साथ साथ। जैसे पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, पढ़ाई में तो थे ही। आई वॉज अ नेशनल प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल एंड अच्छा। एथलेटिक्स। तो अच्छा। खेलों का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। डांस का मुझे बहुत शौक था। तो ये अच्छा। शौक थे एक यंग एज में। उसके बाद जब नौकरी में आए तो नौकरी का एक नशा हो गया, बेस्ट करने का नशा हो गया, तो वो शौक बदल गए। अब रिटायरमेंट के बाद दो ही शौक बचे हैं। एक लिखने का शौक बचा है, एक कुकिंग का शौक बचा है, जो अच्छा। पहले नहीं कर पाए। घर देखने का, हाँ इंटीरियर हाँ। करने का शौक, जो हमें पहले कभी समय नहीं मिला, टाइम नहीं सही। मिला। अब टाइम हाँ। मिला है तो अपने घर को देखते हैं, कुकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, और माइक्रोवेव एंड ओटीजी की नई नई कुकिंग आजकल तो बड़े नए नए यूट्यूब पे सब, हाँ, मिल यूट्यूब जाएगा। में देख के, हाँ। और उसके जो बिगड़ती है, जो सुधरती है, या कोई बहुत अच्छी बनी डिश या कोई बहुत बुरी डिश बनी, आई डोंट नो, लेकिन मेरे हस्बैंड को खानी पड़ती है और तारीफ भी करनी पड़ती है उसकी। यही शौक आता है। दैट्स ग्रेट मैम, हाँ सही है। तो मैम इसके अलावा भी क्या आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी, कोई अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगी कि? हाँ, मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगी, एक तो महिला होते हुए आई एम नॉट बायस्ड, कि ऐसा नहीं हूं कि मैं महिलाओं की तरफ बोल रही हूँ, ऐसी ऐसी बात हम्म। नहीं है। हम्म। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैंने सरोजनी नायडू कॉलेज में रहते हुए भ्रूण हत्या के लिए काफी प्रयास किए, और मेरा हम्म। एक यही टारगेट था कि हम्म। हमारे यहाँ जो भ्रूण हत्या की जाती है, और मुझे ऐसा लगता है हम्म। वो घर बिल्कुल बेगाना है जहाँ पे लड़की ना, हम्म। उस घर में डिसिप्लिन आ हम्म। ही नहीं सकता जहाँ पे लड़कियां ना हो। और हमेशा लड़कियों की मैंने तरफदारी की है, ऐसा कहा जाता है, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियां अपनी, महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने हम्म। और उस पहचान को बरकरार रखें। मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे यहाँ बाई आती है और उससे पूछो कि क्यों, क्या हुआ, ये चोट काय की लगी है, वो कहेगी कुछ नहीं, मैं तो ऐसी थोड़ी गिर गई थी। और मैं बोलूंगी शांता भाई झूठ नहीं बोलना, तुम्हारे पति ने कल पी के तुमको मारा है। और वो रोती हुई बोलेगी कि हाँ, मेरे हम्म। पति ने मारा है, और मैडम जी सारे पैसे भी छीन। तो ये सब चीजें देख के मुझे बहुत हम्म। ज्यादा समाज पे बड़ा हम्म। दुख होता है कि किन सामाजिक हाँ, कुरीतियों को हम ढो रहे हैं अभी भी, आज और भी इनफेक्ट महिलाएं मतलब, बेचारी। हाँ, आज भी मैडम इस समय भी मतलब ये सब बहुत हो रहा है, रुका नहीं है। मैं हाँ, और मैं हमने। वो खत्म नहीं हुआ है। देखिए, हम्म। वो खत्म नहीं हुआ है, और हम समाज से ये खत्म करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम्म। शायद डिकेट्स एंड डिकेट्स चले हम्म। जाएंगे, शताब्दियां शताब्दियां चली जाएंगी, और हम्म। वो सुधार हो सकता है कि हम न रहें, लेकिन हमारी वो चीजें रहें, हमारी हम्म। इच्छा वो पूरी हो कि हम्म। महिलाएं अपने आप को पूर्ण रूप से सशक्त महसूस करें,
शक्तिशाली महसूस करें। आज पुरुषों के बराबर सब काम करती है महिला, लेकिन घर के कामों में कमी नहीं होती। घर के काम उतने ही रहते हैं, चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो, चाहे वो अनपढ़ महिला हो। सबके साथ एक जैसा व्यवहार है, उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी शिक्षित करना जरूरी। नॉट ओनली महिलाएं बट पुरुष ऑल्सो, उनको भी ये बताना जरूरी है कि महिलाएं आप बराबर हैं, आप उनकी इज्जत करें, आप उनको सहयोग दें। नौकरी करके अगर आते हैं, पुरुष ले जाता है, जाओ चाय बना के ले आओ, भाई वो भी तो आप ही के साथ गई थी, आप ही के साथ वापस लौटी है। अगर आपने बना दिया तो क्या? When mothers should also ये take a step. When they should teach their son कि यस आपको यस you have to equally help मदर्स your wife. मदर्स का बहुत बड़ा रोल है। और एज ए प्रिंसिपल शिक्षक के रूप में जो मुझे अनुभव हुआ है, उसमें मैं एक बात और पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर ना करें। कभी भी कंपैरिजन ना करें कि उनका बच्चा 90% लाया है, 99% लाया है, तुम क्यों नहीं ला सकते। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी अलग होती है, हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है। हो सकता है एक बच्चे में कुछ हो, दूसरे बच्चे में किसी और चीज का टैलेंट हो। तो वी शुड नॉट कंपेयर चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रन। जब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 बच्चे बराबर नहीं होते, तो आप पड़ोसी के बच्चे से कैसे कंपेयर कर सकते? ये मुझे बहुत इस चीज का दुख होता है जब पेरेंट्स कंपेयर करते हैं अपने बच्चों। एंड मैंने पीटर्स किलिंग पर इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने भी एक बुक पब्लिश करी थी, यह कैसी विदाई, जो कि डॉक्टर डी यू पाठक ने लिखी थी। उसमें भी यही था कि दो बच्चे रूम में मतलब आपस में बात करते हैं कि अब मतलब कल मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा, तुम अकेली रह जाओगी, फिर तुम्हारी चांस आएगी, ऐसे मतलब ये स्टोरी है। ये भी बहुत टचिंग स्टोरी थी, ये वाली भी। हाँ, तो वही मुझे लगता है, कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए हमको एक बच्चे को दूसरे बच्चे से, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा, आपने देखा होगा आजकल इतनी ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में आ गई है। मैं तो, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं स्कूल में जाके टीनेजर्स से बात करूं, काउंसलिंग करूं। मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती, मैं केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए काउंसलिंग करना चाहती हूँ कि भाई काउंसलिंग करके बच्चों को कि कोई बात नहीं, अगर तुम क्लियर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, और मेहनत करो, इस बार हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई, और मेहनत करो, अगली बार आ जाओगे। कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से ये जो सुसाइडल टेंडेंसी है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। एंड अनदर थिंग, ना तो हम उनको बहुत डांटे और ना ही उनकी हर फरमाइश को पूरा करें, बैलेंस करके हम चलें। बच्चों को पालना आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत, बहुत सोच, बहुत विचार के बाद हमको बच्चों को डील करना पड़ता है। तो ये चीजें पेरेंट्स को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो बहुत लिबरल हो जाएंगे या बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, विच शुड नॉट बी देयर। बैलेंस होके चलना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। यू शुड बिकम ए फ्रेंड, बच्चों के एक दोस्त बन के रहिए, ताकि वो आपकी इज्जत भी करें, प्रेम भी करें, हर चीज आपसे शेयर भी करें। ये मेरा एक बहुत बड़ा सजेशन होगा पेरेंट्स के लिए। नहीं मैम, बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। पेरेंटिंग पे भी बहुत अच्छे से आपने बताया। तो मैम 45 इयर्स की मेरी नौकरी, तो बहुत 45 साल में मुझे
बहुत खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं। हाँ डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलके, पेरेंट्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, या हमारे समाज के लोग हैं, सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छे खट्टे मीठे अनुभव हैं। मैम, जैसे कि आपने बुक इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से छपवाई है, तो आपका क्या रहा जी, उनके साथ, पब्लिशिंग के साथ, इंदिरा पब्लिशिंग हाउस हाउस के मेरा साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मिस्टर गुप्ता ने, एंड जो हमारी वैशाली जी हैं, आप हैं, आप लोगों को सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिला। और कई बार ऐसा हुआ कि जब हम कवर पेज के बारे में, तो हमारी बहुत डिस्कशन हुआ उन लोगों के साथ, और मैंने कहा कि मुझे कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कवर पेज चाहिए। तो जो कवर पेज भी बन के आया, वो कई बार हमने उसको इरेज किया, फिर लाए, ऐसे करते हुए अल्टीमेटली जिन्होंने बनाया, जिन्होंने पब्लिश किया, उनको सबको मैं बहुत बहुत वाकई कवर इज धन्यवाद। वेरी इम्प्रेसिव। हाँ। यस, कवर इज वेरी इम्प्रेसिव। और उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे। जैसे मैं जब जाती थी, एक दो बार गई हूँ पब्लिशिंग हाउस पे, कि नहीं हम इस तरीके का टेक्सचर लेंगे, या चिकना वाला कागज लेंगे, या ये लेंगे, तो मुझे बताते थे, एडवाइस भी करते थे कि मैडम उसका ट्रेंड चला गया, अब ऐसा कागज नहीं चलता है, ऐसा कागज लीजिए जो ड्यूरेबल भी हो, जो बहुत कॉस्टली भी ना हो, लोग खरीद सके। देखिए, एक चीज हो गई है अब, अनफॉर्चुनेट पार्ट, हमारी टेलीकॉम बहुत आगे बढ़ गया है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन इसके साथ साथ में लोगों ने पढ़ना बहुत कम कर दिया है, किताबें पढ़ना, या दे आर मोस्टली किताबों बिजी को, विद देयर, हाँ, मोबाइल और हाँ, कंप्यूटर। किताबों को पढ़ना बहुत कम कर दिया है। और मैं यही कहूंगी कि किताब हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। जब अगर हम किसी से कहे कि भाई आप किताब पढ़िए, तो वो यही कहते हैं, मोबाइल पे तो सब दिखता है, मुझे बताइए किंडल पे आज तक किसी ने पूरी रामचरित्र मानस पढ़ी है? किंडल पर नहीं, नहीं पढ़ ही नहीं मुझे सकते मैम, नहीं लगता, कंप्यूटर का। मुझे नहीं लगता कि हम अपने उपनिषद या ये सब किंडल पे पढ़ सके, जो कि फिजिकली हम लेके पढ़ते, वो चीजें हम किंडल पे पढ़ ही नहीं सकते। सही बात। बिकॉज अगर किंडल पे पढ़ने लगे तो हमारी आंखें पथरा जाए, इतना ज्यादा है बताइए ना। स्ट्रेस उसमें पड़ता है। लेकिन किताब हमारा सबसे अच्छा साथी है। हम प्लेन में जाएं, हम ट्रेन में जाएं, हम कहीं भी जाएं, हम जब चाहे लेट कर, बैठ कर, जितनी चाहे उतनी पढ़ें, और उसके बाद टैग लगा दें, दूसरे दिन जब फुर्सत में हो उसके बाद उसके आगे से पढ़ना शुरू। हम्म। सही है मैम। तो पढ़ने वालों को यही कहूंगी कि पढ़ने का शौक, किताबें पढ़ने का शौक खत्म मत करिए। और जरूरी है, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स शौक, बोलते ना अपन। बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ। और मैंने शॉर्ट स्टोरीज इसीलिए लिखी, नॉवेल नहीं लिखा, कि लोगों में अब उतना पेशेंस नहीं हाँ, वन एट पढ़ने। टाइम लेकिन। हाँ, कि वन एट ए टाइम आप पढ़ते जा रहे हैं, वो हाँ, चीजें अब खत्म हो चुकी। जैसे हम लोग किया करते थे कि अपने पढ़ने की किताबों में शिवानी के उपन्यास छुपा छुपा के पढ़ते थे, वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज लिखने का यही कारण था हाँ। कि 14 कहानियों में से एक आध कहानी तो कोई पढ़ ही लेगा। और उनको भी और छोटी करने की कोशिश की, क्योंकि हर कहानी बहुत बढ़ जाती थी मेरी जब मैं लिखती थी। तो देन शॉर्ट करूं, मैं शॉर्ट करूं। तो उस शॉर्ट में ये हुआ कि अपनी जितनी भावनाएं थी वो सारी कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट हो गई। कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है ना,
वैसी कंसंट्रेशन, मेरी भावनाओं का कंसंट्रेशन उसमें हो गया, मेरी संवेदनाओं का कंसंट्रेशन हो गया, मेरे सोच का कंसंट्रेशन हो गया उन शब्दों में। सही है। तो दर्शकों में बताना चाहूंगी कि मैम की बुक ये कतरा कतरा जिंदगी ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट एंड अमेजन से आप घर बैठे परचेज कर सकते हैं बुक, और भोपाल में लैंडमार्क द बुक स्टोर पर ये बुक अवेलेबल है। तो अब मैं मैम आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। तो आपको भी बहुत yes, and for our updates regarding our author sessions, literary events and discussions, do follow our page on Facebook. तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे फिर एक नए ऑथर के साथ, नई पुस्तक आपको के साथ। बहुत 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 धन्यवाद। इंदिरा पब्लिकेशंस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगी, और जिन्होंने भी मुझे सहयोग किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।